बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी मुझे हर रात दूध का प्याला देती। दूध पीने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो मेरे जिस्म में दर्द और थकावट होती। हर कोई मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता। एक रात मेरी बेटी दूध लेकर आई तो गलती से मेरे हाथ से दूध का प्याला गिर गया। जब मेरे हाथ से दूध गिरा तो ये देखकर मेरी बेटी का रंग फक पड़ गया। मुझे इस पर शक होने लगा। एक रात बेटी का दिया हुआ दूध मैंने चुपके से एक बोतल में डाल लिया और लेबॉरेटरी से चेक करवाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी बेटी का। मैं अपनी बेटी के साथ एक बेवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी 16 साल बेटी जो कॉलेज जाने लगी थी वो अक्सर अपने बाप के बारे में सवाल करती थी, मगर मैं इसे कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि ये एक ऐसा राज था जिसे मैं फ़िलहाल पर्दा नहीं उठाना चाहती थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सभी कहते कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा साबित होगी, और सही बात भी यही थी। मगर कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि जैसे मेरी बेटी पहले की तरह नहीं रहती। ना उसके चेहरे पर वो हंसी रहती है और ना ही वो ज़्यादा दोस्तों से मिलना जुलना पसंद करती है, और उसकी इस गुमसुम की आदत ने मुझे परेशान कर रखा था। आज भी वो अचानक कुछ सोचकर बोली, अम्मा आपकी शादी कब हुई थी? बेटी तू ऐसे बातें क्यों पूछती रहती हो? अम्मा बताए ना अब्बा कहाँ होते हैं? बेटी तुम्हारे अबू खुदा को प्यारे हो गए, बेहतर है कि तुम उन्हें याद करना छोड़ दो। मेरे ऐसा कहने पर वो उलझ गई। नहीं अम्मा, मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं उनको कहाँ दफनाया गया था? वो तो मेरे सर ही हो गई। जितनी बात बताई जाए उस पर खामोश हो जाया करो। मुझे गुस्सा आ गया। मेरी बेटी रोज़ाना मुझसे एक ही सवाल करती कि उसका बाप कहाँ है, और मैं इसे टाल देती। मगर अब इसकी बातों से लगता था कि जैसे ये बात छुपाना मुश्किल हो गई है। एक रात को मेरी आँख खुली तो मारिया नहीं थी। कहाँ गई हो बेटा? मैंने उसे आवाज़ दी, मगर मुझे कोई जवाब न आया। मुझे अपनी बेटी पर शक नहीं था, मगर आजकल उसका चुप रहना और फिर मेरे कमरे में भी ना आना खतरे की इलामत था। मगर मैंने इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी बेटी को जो भी परेशानी है वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। सुबह मैं उठी तो मारिया कहीं भी नज़र न आ रही थी। मैंने इसे बहुत पुकारा मगर कोई जवाब न आया। तब मेरी नज़र ड्राइंग रूम पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे हैरत हुई कि आखिर अंदर क्या कर रही है। रात को भी पुकारा मगर कोई जवाब न आया। तंग आकर मेरे पड़ोस से एक आदमी को बुलाया जो बिजली का काम करता था। उस आदमी से कहा कि लॉक तोड़ दे। इससे पहले वो दरवाज़ा खोलता, मेरी बेटी ने अंदर से खुद ही दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा उसकी आंखों में लाल दौड़े दौड़ रहे थे, जबकि चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। उस आदमी को मैंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि मेरी बेटी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। मैंने उसे यही कहा था कि कमरे की चाबी गुम हो गई है। मेरी बेटी को सामने देखकर वो सारी बात समझ गया और खुद ही घर से चला गया। मैंने मारिया की क्लास लेना शुरू की। मारिया, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं कब से तुम्हारा दरवाज़ा बचा रही थी। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ की हालत क्या है? अम्मी जान मुझे माफ़ कर दें, मुझे दरवाजे की आवाज़ नहीं आई। क्यों, तुम ऐसा क्या काम कर रही थी कि तुम्हें खबर तक सुनाई नहीं दी कि कोई दरवाज़ा पागलों की तरह पीट रहा है? मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। अम्मी जान मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो तो मुझसे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी बातों से मुझे भी शक होने लगा, मगर क्या बताऊँ इन दिनों मेरी सेहत की क्या हालत थी। हड्डियों में तो पहले ही दर्द था। रात को पानी पीने उठी, बाथरूम में गई और फिसल के गिर गई। अब तो लगता था बुढ़ापा मजदूरी में गुजरेगा। मेरी बेटी मारिया मुझे तसल्ली देती, अम्मी जान आप ठीक हो जाएंगी, आपकी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको कभी भी बीमार नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस देती, मगर ये नहीं जानती थी ये वक्त मेरे लिए कितना तकलीफदेह था। बहरहाल मैं अपने कामों में ज़्यादातर मसरूफ़ रहती। बेटी आती, पास बैठकर मुझसे बातें करती, मेरा दिल बहल जाता। मुझे कमरे में छोड़कर अक्सर चली जाती और मैं इसे आवाज़ देती, वो आने में 2-3 मिनट लगा देती। वो आगे से कोई आवाज़ न देती। ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे खामोश रहने की हिदायत की हो। मेरे सर में बहुत दर्द था। वो भागती हुई मेरे कमरे में आ गई। मैंने कहा, मारिया मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। वो मेरा सर दबाने लगी, मुँह से एक लफ्ज़ भी न बोली। मैं नोट कर रही थी मारिया ज़्यादातर खामोश रहती है। मेरे आवाज़ देने पर भी वो मुझसे बात नहीं करती।
आखिर मेरी बेटी को हो क्या गया है? माजूरों की तरह लेटी आराम करती या फिर उसका ख्याल रखती, जिस पर मैंने बचपन में कभी भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मुझे बिस्तर से पाँव भी ना हिलाने देती कि आपको तकलीफ हो जाएगी, आप यहीं आराम करें, मैं आपको हर चीज़ ला कर दूंगी। मैं कमरे में होती मेरे जहन में तरह तरह के सवालात आने लगे। मैं सोचने लगी मेरी बेटी आखिर मुझे कमरे से निकलने क्यों नहीं देती। एक दिन मैंने मार्था को बुलाया। मार्था मेरे पुराने जानने वाली थी। मैंने अपनी बेटी के बारे में सारे हालात का जिक्र किया। मार्था कहने लगी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी पर मैं नज़र रखूंगी। तुम चल फिर नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम्हारी आंखें और कान बंद कर मैं इस घर में रहूंगी। तुम बस अपनी बेटी से कह दो कि मुझे इस घर से जाने का ना कहे। मार्था पर मुझे पूरा यकीन था। उसने मुझे कहा हो सकता है तुम्हारी बेटी किसी ऐसे काम में पड़ गई हो जिससे निकलना मुश्किल हो। मैं इस पर नज़र रखूंगी तो वो यकीनन मुझसे बच नहीं पाएगी। अब मुझे मार्था का इंतज़ार रहने लगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि ये मेरी पुरानी सहेली है, इसके शोहर ने इसे घर से निकाल दिया है, तलाक याफ्ता है, बेचारी रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। मारिया मार्था को देखकर परेशान हो गई। अम्मी जान, क्या मार्था अब यहीं रहेगी? मैंने कहा हाँ, ये अब यहीं रहेगी। मैं और मार्था इसकी परेशानी समझ गए थे। तुम इसकी बात मानोगी? अगर तुमने इसकी बात ना मानी तो फिर मेरी नाराज़गी तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी। जी अम्मी, बेहतर है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मारिया ये कहकर कमरे से चली गई। मार्था कहने लगी मैं तुम्हारे दिलजोई के लिए तुम्हारे कमरे में रुक जाती हूँ, लेकिन मैंने मार्था से कहा तुम मेरी बेटी के कमरे में ही रहो, उसकी खैर खबर से मुझे आगाह करती रहो। मार्था ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक एक पल की खबर से आगाह करूंगी और मुझे यकीन है कि 2-3 दिन में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मार्था ने सारी रात जाकर मारिया पर नज़र रखी कि वो क्या करती है, मगर मारिया ने ऐसी कोई मशकूक हरकत नहीं की जिसका सबूत मिल पाता। मार्था से अगले दिन पूछा तो वो कहने लगी कि तुम्हारी बेटी हमारे प्लान को समझ गई है, बेहतर है कि मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊँ, वरना यह मुताद हो जाएगी और हम कभी इसको नहीं जान पाएंगे। तुम कहो मार्था कुछ दिन के बाद आएगी ताकि यह मुताद न रहे और कोई ऐसी गलती करे जिससे मैं इसे पकड़ लूँ। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब मार्था यहाँ से चली जाएगी, बस तुम्हें 1 दिन और इसे बर्दाश्त करना होगा। आज रात मार्था को मैंने अपने कमरे में रुकने को कहा और फिर मैं मार्था को आधी रात को बोलूँगी कि उसके कमरे में झांके कि वो क्या कर रही है। रात आई तो मार्था गई और काफ़ी देर के बाद वापस आई और कहने लगी मैं तुम्हारी बेटी के कमरे के 4 चक्कर लगा आई हूँ। तो फिर क्या नतीजा निकला? मैंने परेशानी से पूछा। अरे नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ कि वो करती क्या है। कमरे की सारी रोशनियाँ बंद हैं, मगर ऐसा महसूस होता है कि कमरे में कोई दूसरा भी मौजूद है। मार्थे ने कहा मैं ऐसा करती हूँ, इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हूँ। अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो वो अकेली है, अगर न खोला तो समझ जाना। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ और दरवाज़ा बचाओ और कहो कि मेरी तबीयत ख़राब है। मार्था ने मारिया को डराने की पूरी तैयारी कर ली, जाकर दरवाज़ा बचाया और कहा कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत ख़राब है, सख्त तकलीफ़ में है। मारिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और ये सुनकर भागती हुई मेरी तरफ आई। मार्था तब तक उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। मैंने उसको काफ़ी देर अपने पास बिठाए रखा और बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बातों की वजह से मुझे चैन की नींद नहीं आती। ये सुनकर मारिया रोने लगी और कहने लगी अम्मी जान, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं, आप बताएं मुझसे क्या गलती हुई है। मारिया मुझसे पूछे जा रही थी, मगर मैं इसको ये नहीं बता सकती थी कि मुझे इस पर शक है। थोड़ी देर बाद मार्था आ गई। उसने मुझे इशारा किया तो मैंने मारिया को जाने को कहा। उसके जाने के बाद मार्था ने बताया कि मारिया के कमरे में ऐसी कोई मशकूक चीज़ नहीं है जिस पर हम उस पर शक कर सकें, या फिर यह बात कि वो किसी लड़के से बातचीत करती हो, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। मार्था की यह बात अपनी जगह सही थी, मगर मेरी बेटी का ऐसा रवैया बिला वजह नहीं हो सकता था। अगले दिन मार्था ने जाना था और वो चली गई। उसके जाने के बाद मारिया मेरे पास आई और कहने लगी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप बीमार पड़ें, मुझे पढ़ाई करना होगी तो मैं अपने कमरे में चली जाया करूँगी। मैंने मारिया को अपने पास बिठाए रखा और फिर रात भर वो मुझसे बातें करती। वो मुझे तरह तरह के खाने खिलाने की कोशिश करती। मुझे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मुझे चोट आ गई और दर्दों की वजह से मेरा हाल बुरा हो गया। मारिया कहने लगी अम्मी जान, मैं आपको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगी, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये मुझे मेरी एक सहेली ने बताया है।
इस पर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी भी डाली जाती है। इससे सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। बेटी की ये बात सुनकर मैं खेल उठी। मैंने कहा ज़रूर। अगले दिन मारिया मेरे लिए दूध ले आई। दूध का प्याला ख़त्म करने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी। सुबह उठी तो ऐसा लगा जैसे सारे दर्द मेरे जिस्म से भाग गए हों। मेरी बेटी ने वाकई ही मुझे एक काबिल दवाई दी। अब रोज़ ऐसा होने लगा। मेरी बेटी रोज़ाना रात को मुझे हल्दी वाला दूध देती और मैं सुकून से सो जाती। फिर वो मेरी टांगों की मालिश भी करवाने लगी, जिससे मुझे वक्ती तौर पर आराम मिल जाता था। लेकिन फिर भी मुझे मारिया की तरफ से सुकून नहीं था। यूँ लगता है जैसे मुझसे वो कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं खामोश रही। वैसे भी मार्था ने कहा था वो अगले हफ्ते आ जाएगी। एक रात मारिया मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। वो दूध का गिलास गलती से मेरे हाथ से गिर गया तो उसका रंग फक पड़ गया, जैसे मैंने सोने का पानी गिरा दिया हो। मारिया की उड़ी हुई रंगत ने मुझे हैरत में डाल दिया। मारिया, ऐसा क्या हो गया है कि तू इस कदर खुकला गई है? बेटी, दूध और गर्म करो और दोबारा ले आओ। मारिया ये मेरी बात सुनकर किचन में चली गई, मगर उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। मैंने देखा वो बहुत हैरान लग रही थी। मैं अपने जहन में सोचने लगी कि अगले दिन क्या करना है। अगले दिन मारिया मुझे दूध देने लगी तो मैंने दूध पीने से इनकार कर दिया। इसमें चीनी तो होती ही नहीं है। मैं पी पी के उकता गई हूँ, जाओ चीनी लेकर आओ। जब वो चीनी लेने गई तो मैंने दूध एक बोतल में डाल लिया और इसको छुपा दिया। बाकी दूध मैंने चीनी डालकर पी लिया। अगले दिन मार्था ने आना था। मैंने इसको सारी कहानी बताई। वो कहने लगी तुम्हारी बेटी यकीनन तुम्हें नींद की दवा पिलाती है और तुम्हारे सोने के बाद वो किसी से मिलने जाती है। मार्था की यह बात सही थी। बेटी की खिदमत से मुझे नींद तो सही आती, मगर उसके बाद क्या होता था मुझे कुछ नहीं पता होता। और इसी दिन के लिए मैं बोतल में दूध डाल कर रखा था। मैंने वो बोतल मार्था को दी और कहा इसे लेबॉर्ट्री में चेक करवा दो कि आखिर मेरी बेटी दूध में मिलाती क्या है। मार्था ने वो दूध चेक करवाया तो पता चला कि इसमें सिवाय स्याही के और कुछ नहीं था। मैं उलझन में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मारिया का मुझे स्याही पिलाने का क्या मकसद हो सकता है। फिर मैंने मारिया से बात करने का फैसला किया। मैंने इसे अपनी कसम देकर पूछा और उसने मुझे सब कुछ बता दिया और कहने लगी अम्मी आप इस्लाम से बाहर हैं, मैं अब्बा से मिलती हूँ, मुझे सब पता है क्या हुआ था। वो मुझे हर बात बताते हैं। वो बताते हैं कि आपने उन्हें ज़िंदा मारने की कोशिश की मगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया। वो चाहे तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी सब्र किया। ये शायद उनके ही सब्र का नतीजा था कि अल्लाह ने उनसे मुझे मिला दिया। वो सच कहते थे कि आपने उनको धोखा दिया, मगर उन्होंने ही मुझे तालीम दी कि मैं आपसे इस बारे में कोई सवाल ना करूं, ना ही आपसे इस बिना पर नफरत करूं, क्योंकि हिदायत अल्लाह ताला की है। अबू के इस लोग ने मुझे करीदा बना दिया। बस अम्मी फिर मैं अबू से मिलने लगी। मैंने उनसे आपकी बीमारी का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि ये आपको पिला दूँ, क्योंकि दम दरू तो आप करने नहीं देंगी। मेरे मुसलमान होने का भी मैं आपको बताना नहीं चाहती थी। अब इसी वजह से मैं आपको तावीज़ घोल कर पिलाती रही, वरना मेरा मकसद अपनी माँ की सेहत के अलावा और कुछ नहीं था। इसी तावीज़ के असर से मेरी खोई हुई ज़िंदगी दोबारा हासिल हो गई। मैंने वो मुआज़ा देखा जो शायद सच्चे दिल से ईमान लाने के लिए काफ़ी था। उसके बाद मैंने अपने शोर से रुजू कर लिया। दोस्तों, मज़ीद सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए मोहम्मद इस्माइल वॉइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल पर क्लिक करें।